ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बंगाल के बाद आइए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार पहुंचेंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय में एनडीए का पावर शो होगा। 1.5 साल बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक मंच पर होंगे। उत्तर भारत में सांसदों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार सांसदों के मामले पर दूसरे स्थान पर है। 2019 में बिहार ने 40 लोकसभा में से 39 एनडीए के नाम किए। बीजेपी ने औरंगाबाद लोकसभा सीट पर पहली बार जीत 2014 के लोकसभा चुनाव में हासिल की। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुशील कुमार सिंह ने अपनी जीत बरकरार रखी। इस बार का समीकरण बीजेपी के लिए परेशानी भरा है। इस बार कांग्रेस को आरजेडी के साथ वाम दलों का भी समर्थन प्राप्त है। हालांकि यहां के लिए यह घोषणा होना बाकी है कि यहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा कौन। बेगूसराय लोकसभा भी कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था। बीजेपी पहली बार बेगूसराय लोकसभा 2014 में जीती और यहां से भोला सिंह ने जीत की नींव रखी। फिर 2019 में बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में पीएम मोदी इस बार बिहार पर पूरा फोकस कर रहे हैं। 5 दिन बाद फिर से वो बिहार के बेतिया पहुंचेंगे, जो बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। दरअसल पीएम मोदी जानते हैं कि अगर अब की बार 400 पार के नारे को सच करना है तो बिहार की 40 सीटें बहुत अहम रह जाती हैं। हालांकि ये भी बीजेपी को पता है कि इस बार आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इस राह में मुश्किलें जरूर पैदा कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय जा रहे हैं, औरंगाबाद जा रहे हैं, वहां चुनावी रैली को पीएम संबोधित करेंगे। देवेंद्र, इन सीटों की अगर मैं बात करूं तो बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के पास सीट है, गिरिराज सिंह वहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी बेगूसराय को लेकर क्या सोच रही है? बेगूसराय पर जीत हासिल करनी है क्योंकि सामने महागठबंधन का प्रत्याशी होगा, तो क्या फिर से रिपीट किया जाएगा कैंडिडेट, गिरिराज सिंह वहीं से चुनाव लड़ेंगे या कुछ बदला बदली हो सकती है? देखिए इतनी अथॉरिटी के अंदाज में तो जवाब देना निश्चित तौर पर मुश्किल इस लिहाज से रहेगा कि अभी बिहार में चुनाव समिति में प्रदेश स्तर पर भी बैठक नहीं हुई है। पहले प्रदेश स्तर पर एक बैठक होगी, फिर वो मसला दिल्ली आएगा और वो इस लिहाज से नहीं हुआ है कि वहाँ पर गठबंधन के सहयोगियों के साथ अभी सीट को लेके शेयरिंग पे बातचीत चल रही है। कुछ चीज़ें जो तय समझी जा सकती हैं वो इस लिहाज से कि जैसे बेगूसराय सीट वहाँ पर फिर से बीजेपी चुनाव को लड़ेगी। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भोला सिंह वहाँ पे सांसद थे, इस बार गिरिराज सिंह हैं। 2019 में उन्हें नवादा से हटा के भेजा गया। इस बात की भी उम्मीद जताई जा सकती है कि गिरिराज सिंह को पार्टी एक बार फिर से वहीं से चुनाव लड़ाएगी। हालांकि 1-2 और प्रत्याशी हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं, और ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि संकेत दिख रहे हैं और जो समझी जा सकती है बात, वो इस लिहाज से कि गिरिराज सिंह बीजेपी के एक फायरब्रांड लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। बेगूसराय की अगर सीट की बात करें तो वहाँ पे भूमिहार डोमिनेंट सीट वो मानी जाती है और जेडीयू बीजेपी अगर एक साथ आ जाए तो वो कॉम्बिनेशन फिर बहुत बेहतर हो जाता है। अगर वो कॉम्बिनेशन ना रहे और अगर बीजेपी के एक सामने जेडीयू आरजेडी होते तो फिर वहाँ पे तकलीफ होती, क्योंकि वहाँ पे भूमिहार कम्युनिटी जो कि आमतौर पे बिहार में आप देखेंगे तो वो बीजेपी के साथ होते हैं। बेगूसराय में भूमिहारों का एक बड़ा पॉकेट ऐसा है जो कि लेफ्टिस्ट है, वामपंथी हैं, और वो दूसरे बीजेपी गैर बीजेपी के साथ वो खड़ा होना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो तकलीफ एक हो सकती थी, लेकिन क्योंकि अब जेडीयू बीजेपी एक साथ रहेगी तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए उस सीट पे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और कोई सरप्राइज नहीं हुआ तो गिरिराज सिंह को वहाँ से रिपीट किया जाएगा। अभी तक कम से कम जानकारी के तौर पे प्राची ये बात हम लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि किसी भी लेवल से कोई ऐसा दूर दूर का इंडिकेशन भी नहीं था कि गिरिराज सिंह को टिकट वहाँ से नहीं दिया जाएगा या काटा जा सकता है, और उसका कोई कारण भी नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें सम्राट चौधरी की, वो गिरिराज सिंह के मुरीद बताए जाते हैं। दिल्ली में अगर बात करें बड़े नेताओं की तो वो उनके कार्यशैली से खुश रहते हैं, उनके मंत्री के परफॉर्मेंस के तौर पे, ग्रामीण विकास मंत्री के परफॉर्मेंस के तौर पे बहुत खुश रहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि कई बार उनकी कुछ बयानबाजियाँ ऐसी रही हैं जो कि पार्टी को असहज करती हैं और पार्टी की तरफ से उन्हें कड़े संदेश भी उस समय मिलते हैं, कई बार तो डांट भी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन कैडर के हिसाब से, हिंदुत्व वाले वोटर के हिसाब से आप देखें तो गिरिराज सिंह पार्टी के लिए एसेट है और ऐसे में मुझे लगता नहीं कि 2024 में कोई बड़ा सरप्राइज बेगूसराय में देखने को मिलेगा। प्राची, अच्छा, बेगूसराय को लेकर ही गिरिराज सिंह से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं, फिर अगली सीटों पर भी चर्चा करेंगे। जनता का मूड आपको बता दें, किसको वोट देंगे? मोदी जिंदाबाद। किसको वोट देंगे? किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? 40 में 40। वो जो किशनगंज है ना, वो भी इस बार लेंगे। हाँ, आप लोग को पूरी उम्मीद है 40 में 40 सीटें आएंगी? बिल्कुल, किशनगंज भी इस बार लेंगे, ताल ठोक के लेंगे, ताल ठोक कर।
अपनी सीट का तो देवेंद्र दावा कर ही रहे हैं गिरिराज सिंह, लेकिन किशनगंज का भी दावा कर रहे हैं जो 2019 में भी कांग्रेस ने जीती थी। इसके अलावा खगड़िया, बांका, नवादा, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। इसके लिए बीजेपी क्या रणनीति तैयार कर रही है, कैसे टिकट सिलेक्शन हो रहा है? इस इन्फॉर्मेशन में प्राची कुछ चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे मुझे नहीं लगता है कि नवादा में कोई तकलीफ होगी। नवादा बीजेपी लड़ेगी या सहयोगी गठबंधन एलजेपी को दिया जाएगा, वो फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन नवादा की सीट पे एनडीए गठबंधन को कोई समस्या है, इस बात की संभावना नहीं रहेगी। खगड़िया और बांका की बात करें तो वहाँ जो जातिगत समीकरण है, निश्चित तौर पर वो बहुत कठिन चुनौती रहेगी। पिछली बार के चुनाव में देखें तो कुछ ज़्यादा ही कठिन चुनौती इस बार रहेगी। और इसके अलावा किशनगंज की अगर बात करें तो किशनगंज में एनडीए कमज़ोर स्थिति में आप कह सकती हैं कि एनडीए के लिए किशनगंज में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी, इस बात से कि वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उस किशनगंज पे तो कोई समस्या नहीं है। खगड़िया, बांका जैसी सीटों पे कठिन चुनौती ज़रूर रहेगी, लेकिन नवादा में बीजेपी को कोई समस्या हो ऐसा लगता नहीं। गठबंधन को लेकर बीजेपी अपने पास रखेगी या गठबंधन में देगी एलजेपी को। अगर एलजेपी को देगी तो वहाँ से अरुण कुमार एक कैंडिडेट हो सकते हैं। नवादा में एक चीज़ लगभग तय मानिएगा कि वहाँ पर भी कोई भूमिहार कैंडिडेट ही होगा। बीजेपी ने अगर एलजेपी को दिया तो अरुण कुमार हो सकते हैं। अगर बीजेपी ने अपने पास रखा तो एक राज्यसभा सांसद जो कि विवेक ठाकुर हैं, उनकी चर्चा चलती है कि हो सकता है कि हालांकि उनका टर्म अभी बाकी है, लेकिन हो सकता है कि उनको वहां पे भेज दिया जाए। और संभावना ज़्यादा इस बात की रहेगी कि वो एलजेपी के कोटे में जाए। पिछली बार भी वो एलजेपी के पास ही रही थी। प्राची, अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से एनडीए की सरकार दोबारा बनी है, बिहार में पहली बार बिहार जा रहे हैं। बेगूसराय में वो पहुंचेंगे, इसके बाद औरंगाबाद में भी उनका कार्यक्रम है, वहां भी एक रैली को, एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दिलचस्प ये होगा कि इससे पहले जिस नीतीश कुमार पर हमलावर रहा करता था पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैडर, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार को लेकर हमलावर रहा करते थे, अब वो उन्हीं के मंच पर मौजूद रहेंगे। क्या मैसेज जाएगा मंच से, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पीएम जिन इलाकों में जा रहे हैं हर्षवर्धन जी, बेगूसराय तो मान लीजिए सेफ सीट है, लेकिन औरंगाबाद के अगर पिछले चुनावों को आप देखेंगे तो यहां से जेडीयू के सुशील कुमार सिंह जरूर सांसद बने थे, लेकिन सिर्फ 2607 वोटों से वो जीत पाए थे। यानी कि टफ चुनौती उन्हें हमसे मिली थी। हालांकि हम अब एनडीए के साथ है तो वो चुनौती शायद कम हो जाएगी, लेकिन ये कितनी कठिन सीट बीजेपी के लिहाज से साबित हो सकती है? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी जो कठिनाई थी, चुनौती थी, उसको ठीक किया है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार का वो प्रभाव अब नहीं है जो 2019 में था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिहार में ज्यादा मेहनत करनी है। जो सहयोगी हैं उनके साथ समीकरण साधने पर ज्यादा, एक तरह से कहें कि ताकत लगानी पड़ेगी। और वो लगभग जिसको कहते हैं ना कि 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट की स्थिति होगी। अब वो संकट कितना ज्यादा है उसको नरेंद्र मोदी अपनी जो कहते हैं ना कि वो चुनावी अभियान जब शुरू करते हैं तो अपनी शैली में कैसे उसको धीरे धीरे काटते हैं। लेकिन ओवरऑल कहें तो ये जो कॉम्बो अभी दिख रहा है, जो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये जो कॉम्बो दिख रहा है, ये जातीय समीकरण के लिहाज से और बदले हुए समीकरण के लिहाज से विनिंग कॉम्बो है। और एक बात जरूर देखने वाली होगी, जब मोहन यादव अभी एक कार्यक्रम में गए थे पटना, जिस तरह का उनको रिस्पांस मिला था और कई यादव बहुल गांवों में जिस तरह की लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे, उसका भी असर आपको बिहार में बहुत ढंग से देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, जो मुश्किल माना जाता था कि लालू यादव के समय में तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, वो विधायक भी अब टूटकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। और इसका प्रभाव मुझे लगभग सभी सीटों पर पड़ता हुआ दिखता है। अब चूंकि इंडिया टीवी के सर्वे में भी 35 सीटें कही जा रही हैं, यानी 4 सीटें कम कही जा रही हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसी 7 से 8 सीटें हैं जिस पर मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी वाली सीटों पर अपने समीकरण में कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, लेकिन सहयोगी उतनी ताकत के साथ हैं क्या, इसमें थोड़ा संदेह जरूर दिखता है। अगर हम सर्वे की बात माने, ओपिनियन पोल की अगर हम जिक्र करें राहुल जी, तो ऐसी सीटें जो कि जेडीयू की सीटें हुई पिछले चुनावों में, वो इस बार आरजेडी छीनती हुई नजर आ रही है। उसमें बांका भी शामिल है, नवादा, खगड़िया, सिवान, ये सीट शामिल हैं जो शायद आरजेडी इस बार छीन सकती है। बांका में अभी आरजेडी से तेजस्वी यादव गए, कैसे उनका बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत किया गया, वो हम सब ने देखा। तो क्या ये कोई चुनौती है? कुछ ऐड करें। एक लाइन सिर्फ मैं जोड़ दूं, जब मैं ये कह रहा हूं ना, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये जिसको कहें कि तय करके ये करना पड़ेगा कि 19 वाले फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड के पास जितनी सीटें जाएंगी, गठजोड़ की सीटें कम होने की आशंका बढ़ती जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने सिंबल पर अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। उसके लिए नीतीश कुमार और सहयोगियों को तैयार करना होगा।
राहुल जी, देखिए, जैसे हम बेगूसराय की भी अभी बात कर रहे थे, तो बेगूसराय में भी ऐसा नहीं है कि देखिए बीजेपी के भीतर जो मंथन चलता है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अच्छा इसी व्यक्ति को लड़ाना है। वहाँ पे राकेश सिन्हा का भी एक नाम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या होगा या नहीं, ये गिरिराज सिंह को ही लड़ाएंगे, ये देखना होगा। जहाँ तक आप बातें करें जेडीयू की, तो हर्षवर्धन जी ने भी उसको क्लियर किया कि देखिए जेडीयू में नीतीश कुमार जब से उन्होंने दोबारा बीजेपी का साथ पकड़ा है, तो वहाँ पर उनके जो इमेज है उसको कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है। और आरजेडी देखिए अभी भी पिछले दिनों में भी वो एक कोशिश कर रहे थे कि क्यों ना नीतीश कुमार उनके साथ दोबारा आ जाएं। तो आरजेडी और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन पहले था वो एक जो है काफ़ी मजबूत कॉम्बिनेशन था, लेकिन अब अकेले जो सीटें जो जेडीयू के पास आएंगी उस पर खतरा बरकरार है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से आरजेडी ने पिछले कुछ समय में अपनी ताकत वहाँ बढ़ाई है, लेकिन ये चुनाव जो होगा ये ज़्यादा जो है नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर लेके जाएंगे। ऐसे में बीजेपी जो सीटें लड़ रही होंगी, अगर वो ज़्यादा सीटें लड़ती हैं जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, वो ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। लेकिन जेडीयू के जो सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हैं उसको वो अपनी इमेज का, अपने जो उनको जो समर्थन मिलता है, उनके साथ जो लोग खड़े रहते हैं, उनका फ़ायदा भी जेडीयू को इसमें मिलेगा। तो ये ज़रूर है कि नुकसान हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री की इमेज का फ़ायदा वो भी उनको मिलेगा। बार बार ये जो कॉम्बिनेशन की बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या पिछली बार की तरह कॉम्बिनेशन होगा, इस पर एक कमेंट में देवेंद्र आपसे लेना चाह रही हूं, फिर मैं समीर जी आपके पास आऊंगी। इस गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग का सटीक फॉर्मूला क्या होगा, इस पर पार्टी क्या विचार कर रही है? पिछली बार तो 17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़े थे, लेकिन इस बार पार्टनर्स भी ज्यादा है और जेडीयू का विनिंग फैक्टर, उस पर भी थोड़े थोड़े संशय के बादल मंडरा रहे हैं। अब बिल्कुल पार्टनर्स वाली एक समस्या तो निश्चित तौर पर रहेगी। जैसे एलजेपी को जब ये बोला गया कि उसकी सीटें कम हो सकती हैं, और जब चिराग पासवान दिल्ली आए थे तो गृहमंत्री अमित शाह के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी और प्राची, इस गठबंधन के बनने के दरमियान, बनने के बाद नहीं, बनने के दरमियान जब उन्होंने अपनी सहमति दी तो उनका ये कहना था कि जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी इससे उन्हें मतलब नहीं, हमें जितनी सीटें चाहिए, पिछली बार जितने हम लड़े थे हम उतनी सीटों की अपेक्षा रखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हमारी सीटें जेडीयू लेगी वहां हम फिर से एक बार कैंडिडेट देंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव के समय जो उन्होंने किया था उस बात को उन्होंने फिर से दोहराया। हमारे सोर्सेज जो बताते हैं वो बीजेपी से वो ये बताते हैं कि उनको ये कहा गया कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, सब कुछ मिल बैठ के कर लिया जाएगा। और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी की बात करें तो उनको एक एक सीट से अधिक देना नहीं है, तो वहाँ पर इन बाकी गठबंधन के सहयोग के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। और बड़ी समस्या ये ज़रूर रहेगी कि सीटों के कुछ सीटों को चिन्हित करने के मामले में, कि जैसे जेडीयू पिछली बार जहाँ लड़ी थी वो बीजेपी इस बार वो चाह रही है, क्या वो बीजेपी ले पाएगी? बीजेपी का थोड़ा अपर हैंड ज़रूर रहेगा और लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखने की स्थिति में नहीं रहेगी। जेडीयू का पूरा फोकस इस बात पे ही रहेगा कि आगे जब विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मसला हो तो उनको एक बड़ा विंडो मिले, जो कि होगा नहीं, लेकिन वो उनकी मंशा जरूर रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू कोई बहुत एडमेंट रवैया रखेगी, इस बात के संकेत नहीं मिल रहे हैं। प्राची, यानी बहुत ज्यादा मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगी सीट शेयरिंग को लेकर। समीर जी, और क्या यही जो कॉम्बिनेशन होगा ये 40 सीटें जीतने में बीजेपी की मदद करेगा, या जो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि 35 पर इस बार एनडीए रुक सकता है और जो खाता नहीं खोल पाई थी पिछली बार आरजेडी, वो इस बार 4 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में वापस आने के बाद एनडीए की वहां से 40 में से 38 सीटें जीतने की पूरी संभावना बढ़ गई है। और नीतीश कुमार भी इस बात को जानते थे कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ रहकर लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई फायदा होने नहीं वाला है। अगर उन्हें अपने वापस सांसदों को जिताना, जो 2019 में उनके सांसद थे, और बिहार में उन्हें अगर अपना अस्तित्व बचा के रखना है तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना होगा। और यही लोकसभा की मजबूरी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव के अंदर लेके आई है। देखिए, अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार लगातार बिहार के अंदर कमजोर होते जा रहे हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या उनका जो कुर्मी और कोयरी वोट बैंक रहा है, जो महादलित वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा है, वह कितना नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहता है। अगर नीतीश कुमार से वोट छिटकता है तो मुझे लग रहा है नीतीश कुमार को एक बड़ा नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करती रही है, जब नीतीश कुमार तेजस्वी का सरकार बना चुके थे। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार को इस चुनाव में लंबा नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार को स्पेस कम देगी। जैसी स्थिति महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे
ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ सकते, भारतीय जनता पार्टी को जितवाना पड़ेगा। उसी स्थिति की स्थिति बिहार में बनने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव होने वाला, भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड है, ज्यादा सीटें दे, और मुझे लग रहा है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें लेंगी और नीतीश कुमार को कम सीटें मिलेगी। यत्ता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू मिलकर 40 में से 37 से 38 सीटें जीतने की स्थिति में आएंगी। ये कमजोर जब हम बार बार कह रहे हैं समीर जी, तो जेडीयू के कमजोर होने के पीछे के बड़े फैक्टर्स क्या हैं? वो अपनी सीट लूज करती हुई क्यों नजर आ रही है? देखिए, नीतीश कुमार की जो राजनीतिक निर्णय रहे वो उनके कमजोरी का सबसे बड़ा कारण रहे। जिसे कहते हैं ना कि पलटू राम को जो नाम दिया गया, कभी आप लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगातार प्रचार अभियान करते हो, लालू के विरोध के कारण जनता ने आपको वोट दिया, आप मुख्यमंत्री बने, बाद में आप लालू प्रसाद के साथ चले जाते हो, फिर आप भारतीय जनता पार्टी के पास चले आ जाते हो, फिर आपको लगता है तो फिर लालू के पास चले जाते हो, तेजस्वी के साथ उनको बनाते हो, और चुनाव के पहले फिर आप भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हो। मुझे लग रहा है उनके लगातार बदलने के कारण पार्टी के अंदर उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, जनता की भी जिन्होंने विश्वसनीयता को कम किया है, और उनका जो कोर वोटर रहा था वहां पर भारतीय जनता पार्टी संदेश देने में लगातार कामयाब रही कि नीतीश कुमार पे भरोसा मत कीजिए, यह किसी के साथ भी जा सकते हैं। और जनता को भी लगता है कि नीतीश कुमार अब विश्वसनीय है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जो उसका मजबूत वोट बैंक था कुर्मी और कोयरी का, वह भी अब भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक बन गया है। और इसी कारण नीतीश कुमार जो एक समय 2010 में 115 विधायक जिताने की ताकत रखते थे, 2022 में उनके 42 विधायक जीत कर आए। तो मुझे लग रहा है तीसरे नंबर की जो पार्टी बन गई है, सबसे छोटा दल जो बन गया नीतीश कुमार का, यह उनके राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण हुआ है। नीतीश कुमार एक बड़े समय बिहार के सबसे बड़ा नेता थे, अब बिहार में वो सबसे छोटे नेता के रूप में बन गए हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ पीएम जा रहे हैं बिहार में, तो बिहार में भी जो उथल पुथल की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। आरजेडी के जो नेता हैं, आरजेडी के जो विधायक हैं, वो पाला बदल रहे हैं। लगातार आरजेडी के नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव को बिल्ड करने में आसानी भारतीय जनता पार्टी या पूरे एनडीए के लिए जरूर होगी। अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। आगे कहानी कुर्सी में इसी तरह बात हम दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में सांसद गौतम गंभीर का टिकट कटना किस ओर करता है इशारा? क्या इस बार दिल्ली में बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है? इसी पर होगी चर्चा दोपहर 2 बजे।